नमस्कार दोस्तों। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे कि प्रीवियसली मैंने बहुत सारे टॉपिक लिए, उसमें मौसम से रिलेटेड, बारिश से रिलेटेड हमने चक्रों की बात की। आज मैं ओथ टेकिंग सेरेमनी या शपथ ग्रहण समारोह से रिलेटेड मुहूर्त की इम्पोर्टेंस पे बात करूँगा कि कोई भी शपथ लेता है तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ मुहूर्त इन ओथ टेकिंग सेरेमनी। लैंग्वेज मेरी बाईलिंगुअल होगी। यहाँ पे जो पीडीएफ मैं आपको शो करूँगा वो इंग्लिश में है और मेरी लैंग्वेज हिंदी होगी, जिससे कि दोनों तरीके के स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। तो ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए यदि आपको मुहूर्त निकालना पड़ जाए तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या कोई भी आपके पास एक डिग्नेटरी आ जाता है, उसने ओथ लेनी है किसी भी चीज़ की और वो आपसे मुहूर्त निकालने के लिए कहे तो हमें क्या क्या करना है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो उसका किस तरीके से आंसर करना है, इन सभी प्रश्नों का यहाँ पे मैं उत्तर देने वाला हूँ। हाउ टू सेलेक्ट ए गुड मुहूर्त। एक अच्छा मुहूर्त हम किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, तो इस अच्छे मुहूर्त के टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं। ओथ टेकिंग सेरेमनी में जो 5 कंपोनेंट्स हैं उनमें सबसे पहले होता है चूजिंग ए करेक्ट लग्न, सही लग्न का चयन करना। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है शपथ लेने में, स्ट्रेंथ ऑफ द सन, सूर्य का बल, सूर्य बली होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपका चंद्रमा भी बली होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ द मून। चौथा पॉइंट होता है रोल ऑफ द नक्षत्र, कि कुछ एक ही नक्षत्र शपथ ग्रहण या ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए सूटेबल होते हैं। और पांचवा कंपोनेंट होता है तिथि। तो वैसे पंचांग के 5 कंपोनेंट होते हैं, उनमें से 2 कंपोनेंट यहाँ पे आ गए आपके, रोल ऑफ तिथि, रोल ऑफ नक्षत्र, स्ट्रेंथ ऑफ द मून, स्ट्रेंथ ऑफ द सन एंड चूजिंग ए करेक्ट लगना। तो हमें इन पांचों कंपोनेंट को देखना है। सबसे पहले हम जब ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए जब टाइम डिसाइड करेंगे तो सबसे पहला कंपोनेंट होगा लग्न चूज करना, दूसरा कंपोनेंट होगा हमें सूर्य की स्ट्रेंथ देखना, और तीसरा कंपोनेंट होगा चंद्रमा की स्ट्रेंथ देखना, चौथा कंपोनेंट होगा नक्षत्र सेलेक्ट करना कि किस नक्षत्र में शपथ ली जाए, और पांचवा कंपोनेंट होगा रोल ऑफ तिथि। तिथि में ही वार भी हम ऐड कर सकते हैं, रोल ऑफ तिथि में वार ऐड कर सकते हैं। तो हमें इन पांचों चीज़ों को देखना है। अब पांचों में क्या क्या देखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपको लग्नों को। तो लग्न को देखने के लिए हम देखेंगे कि जो लग्न है वो शीर्षोदय लग्न होनी चाहिए। लग्न राइजिंग, जिस टाइम आप शपथ ग्रहण समारोह का टाइम निकाल रहे हो उस टाइम की कुंडली बनाओगे, उसकी लग्न शीर्षोदय लग्न होनी चाहिए। शीर्षोदय लग्न होती है आपकी 5, 6, 7, 8 और 3 और 11। डॉक्टर रमन ऑल्सो रिकमेंड करते हैं कि यदि एरीज या पाइसेज लग्न, मेष या मीन राशि की लग्न हो तो उन्हें भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो टोटल 8 लग्न हो गई आपकी, 6 शीर्षोदय, और उसमें एज पर मिस्टर रमन आप एरीज मतलब मेष और मीन राशि की लग्न को भी कंसिडर कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, आप देखिए ये अच्छा होगा और ऑलवेज पॉसिबल तो नहीं होता, मगर यदि लग्न लॉर्ड किसी भी तरीके से लग्न का स्वामी लग्न से एसोसिएट हो जाए, इफ लग्न लॉर्ड इज एसोसिएटेड विद द लग्न, तो वो भी आपका एक बेटर मुहूर्त होगा। तीसरा, जो लाइन साइन ऑफ लग्न है, मतलब लग्न का जो भी साइन है, साइन का मतलब राशि जो भी है, वो उस टाइम जो चंद्रमा है उससे तीसरे, छठे और 11वें घर में हो तो अच्छा माना जाता है। फिर से सुन लीजिए, मून से यदि लग्न तीसरे, छठे और 11वें घर में है तो उसे भी अच्छा माना जाता है। साइन ऑफ लग्न इज इन 3, 6, 11 फ्रॉम नेटल मून। नेटल मून से 3, 6, 11 में होना चाहिए। नेटल मून किसका नेटल मून है, ये जो ओथ ले रहा है उस नेटिव का नेटल मून देखिए, और नेटल मून उसका जिस भी साइन में है उसकी कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस भी साइन में है, यदि लग्न लेने के समय, ओथ लेने के समय की लग्न उससे तीसरे, छठे और 11वें भाव में हो तो वो अच्छा होगा। जैसे किसी का नेटल मून सपोज हम लियो साइन में ले लेते हैं, सिंह में, तो 7 में 7वां घर हो गया, उससे तीसरा हो गया सिंह से,
ऐसे ही उससे छठा और 11वें घर के अंदर यदि लग्न है नेटल मून से तो वो भी अच्छा होगा। चौथा कॉम्बिनेशन है, यदि कोई भी शुभ ग्रह यदि उसकी लग्न में हो, बेनिफिक इन लगना, तो वो लग्न भी अच्छी मानी जाएगी। पांचवा कॉम्बिनेशन है, लग्न आपको देखना है कि पाप कर्तरी में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो बहुत खराब रहेगा उस नेटिव के लिए। लग्न शुड नॉट बी इन द पाप कर्तरी। छठा कॉम्बिनेशन है, लग्न लॉर्ड कंबस्ट नहीं होना चाहिए, सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, और लग्न लॉर्ड के साथ कोई भी अशुभ या मेलिफिक प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए। सेवेंथ कॉम्बिनेशन जो बीवी रमन के हिसाब से लिब्रा लग्न भी सुटेबल हो जाती है, यदि उसको जुपिटर देख रहा हो, गुरु देख रहा हो लिब्रा लग्न को एट द टाइम ऑफ ओट टेकिंग सेरेमनी, तो वो बेस्ट हो जाएगा आपका। यदि लिब्रा लग्न है, तुला लग्न है और उसको जुपिटर गुरु देख रहा हो तो वो बहुत अच्छा होगा। कोलेशन गवर्नमेंट है, जैसे आपकी एक वन पार्टी सरकार है तो जो अभी तक मैंने कॉम्बिनेशन बताए वो काम करेंगे। यदि वो एक मिली जुली सरकार है या कोलेशन गवर्नमेंट है तो आपका लग्न लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड को आप देखिए, दोनों एनिमीज नहीं होने चाहिए, शत्रु नहीं होने चाहिए। लग्न लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड कोलेशन गवर्नमेंट में इन दोनों को देखना है, तो आपका लग्न लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड दोनों शत्रु नहीं होने चाहिए, नहीं गवर्नमेंट टिकेगी नहीं। और दोनों ही लग्न लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड एक दूसरे से 6-8 बार में प्लेस्ड नहीं होने चाहिए। ये कोलेशन गवर्नमेंट के लिए, आज के टाइम में कोलेशन गवर्नमेंट ही ज़्यादातर बनती है, तो कोलेशन गवर्नमेंट में आप देख लीजिएगा कि लग्न लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड एक दूसरे के शत्रु नहीं होने चाहिए, मित्र होने चाहिए, नेचुरल फ्रेंड, और साथ में ही वो एक दूसरे से 6, 8, 12 में प्लेस्ड नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है कि 8th हाउस के ऊपर बेनिफिक एस्पेक्ट होना चाहिए। 8th हाउस पे बेनिफिक वो लंजीविटी के लिए होती है किसी भी सरकार की, कितनी आयु होगी, तो 8th हाउस पे बेनिफिक शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट होना चाहिए। और लग्न लॉर्ड जो है आपका, लग्न का स्वामी 8th लॉर्ड से स्ट्रोंगर होना चाहिए, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। लग्न लॉर्ड शुड बी स्ट्रोंगर देन 8th लॉर्ड। नेक्स्ट 10th कॉम्बिनेशन है कैंसर और लियो लग्न, मतलब कर्क और सिंह राशि की लग्न। कोलेशन गवर्नमेंट के लिए अच्छी नहीं होती, गवर्नमेंट फॉल करेगी। यदि कोलेशन गवर्नमेंट बन रही है और आपका वोट टेकिंग सेरेमनी की जो चार्ट है उसकी लग्न यदि कैंसर, कर्क या सिंह हो तो वो कोलेशन गवर्नमेंट को फॉल करा देगी, वो मोर्थ अच्छा नहीं होता। डॉक्टर रमन तो कैप्रिकॉर्न लग्न मतलब मकर राशि की लग्न को भी सही नहीं मानते, क्योंकि ये एक चर लग्न है और इसके केस में इसका जो लॉर्ड है शनि, और सेवेंथ लॉर्ड जो हो जाएगा आपका मकर राशि के केस में सेवेंथ लॉर्ड होगा आपका चंद्रमा। शनि और चंद्रमा एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए यदि कोलेशन गवर्नमेंट है तो हालांकि मकर राशि एक शीर्षोदय लग्न है तो वो भी सही नहीं मानी जाएगी। तो मैंने ये आपको डिफरेंट केसेस बताए हैं अभी, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। ऑल्दो मैं यहाँ PDF भी आपके सामने दिखा रहा हूँ, तो उससे भी आप इसे नोट कर सकते हैं। अब सेकंड जो आपका कॉम्बिनेशन आएगा, सबसे पहले तो मैंने लग्न चूज करने के तरीके बताए। दूसरा आपका आएगा स्ट्रेंथ ऑफ द सन, सूर्य का बल। तो सूर्य का बल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वोट टेकिंग सेरेमनी के केस में, क्योंकि सूर्य एक रॉयल प्लैनेट है और ये स्ट्रोंग होना चाहिए रॉयलिटी के लिए। जो किंग है या जो गवर्नमेंट का हेड है उसके लिए सूर्य वोट टेकिंग सेरेमनी के टाइम पे यदि स्ट्रोंगर है तो वो अच्छा माना जाएगा। अब सूर्य स्ट्रोंगर किस तरीके से देखा जाएगा, अभी जब हमने लग्न को चूज किया, आप सूर्य को स्ट्रेंथ देखनी है, तो सबसे पहला स्ट्रोंग हमें मालूम है कि यदि सूर्य अपने खुद के साइन में हो, लियो या सिंह राशि के अंदर हो, या वो मेष या एरीज के अंदर हो तो वो उच्च का हो जाएगा। इन दोनों में से किसी भी साइन के अंदर हो और यदि उसको गुरु देख रहा हो तो वो बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा। मतलब सन इज ईदर इन लियो और एरीज साइन एस्पेक्टेड बाई जुपिटर। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है कि सूर्य होना चाहिए 3, 6, 10, 11। आपको मालूम है ऑब्जे हाउसेज में ये मेलिफिक प्लैनेट स्ट्रोंगर हो जाते हैं, तो यदि 3, 6, 10, 11 हाउसेज में सूर्य है तो वो भी आपका स्ट्रोंगर माना जाएगा। तीसरा जो कॉम्बिनेशन है, इट शुड बी इन द उत्तरायण।
उत्तरायण का मतलब होता है आपका उत्तरायण शुरू होता है जब सूर्य मकर राशि या कैप्रिकॉर्न में एंटर होता है, और आपका जेमिनी तक जब वो रहता है या मिथुन राशि में सूर्य रहता है तब तक तो ओथ टेकिंग सेरेमनी इस पीरियड में होनी चाहिए, वो प्रिफर की जाएगी, क्योंकि इसमें सूर्य स्ट्रॉन्ग माना जाता है जब सूर्य उत्तरायण में हो, मतलब मकर राशि से लेकर मिथुन राशि तक वो जब भी गोचर करेगा तो सूर्य स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। चौथा कॉम्बिनेशन जो है, सूर्य यदि पाइसेज या मीन राशि में हो तो उसे अवॉइड करना चाहिए। जो स्टूडेंट आचार्य का कोर्स कर रहे हैं उनके एग्जाम में क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि सूर्य किस राशि में नहीं होना चाहिए ओथ टेकिंग सेरेमनी के टाइम में, तो वो आपका पाइसेज या मीन राशि के अंदर नहीं होना चाहिए। और रिक्ता तिथि को भी हमें अवॉइड करना है। तो तिथि वाले केस में भी हम पढ़ेंगे, तो जो रोल ऑफ तिथि यही है कि रिक्ता तिथि को हमें अवॉइड करना है। 4, 9 और 14 रिक्ता तिथि होती है। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इन तिथियों को आप ओथ टेकिंग सेरेमनी नहीं करनी चाहिए। तो 4 कॉम्बिनेशन में सूर्य के बताए। अब आएगा स्ट्रेंथ ऑफ द मून। तो मून भी एक रॉयल प्लेनेट है, तो अच्छी गवर्नमेंट चलने के लिए उसके हेड के पास अथॉरिटी अच्छी होगी यदि चंद्रमा स्ट्रोंग है, और चंद्रमा तो हर काम में स्ट्रोंग हमें देखना ही चाहिए। तो स्ट्रोंग का फिर वही होगा जैसे हमने सूर्य में देखा, वो अपने साइन में था या अपने उच्च के साइन में था, तो इसी तरीके से चंद्रमा भी या तो खुद के साइन में हो और उसे जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा हो तो इसे स्ट्रोंग माना जाएगा। कर्क राशि या कैंसर में चंद्रमा है और उसे गुरु देख रहे हैं तो वो स्ट्रोंग माना जाएगा। यदि 6, 8, 12 में है वो यदि, तो वो उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, हमको अवॉइड करना है। यदि लग्न जो आप मुहूर्त निकाल रहे हो उस टाइम पर चंद्रमा यदि 6, 8वें और 12वें भाव में बैठा हुआ है तो वो गवर्नमेंट की लॉन्गिविटी के लिए अच्छा नहीं है। फिर चंद्रमा की आप तारा शुद्धि करेंगे ही। तारा शुद्धि हम करते हैं ऑलवेज 4, 8, 12 में नहीं होना चाहिए नेटल मून से। तो तारा शुद्धि आप देखोगे कि वो जो भी पर्सन ओथ ले रहा है, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, तो उसके नेटल, उसके कुंडली में जो चंद्रमा है उससे 4, 8वें और 12वें भाव में जब वो शपथ ले रहा है उस टाइम चंद्रमा नहीं होना चाहिए। इसको हम चंद्र शुद्धि कहते हैं। इसी तरीके से तारा शुद्धि भी करेंगे, नक्षत्रों को भी हम देखेंगे। तारा शुद्धि में हम नक्षत्रों को देखते हैं कि उसके जो 3, 5 और 7 नक्षत्र उस टाइम नहीं होने चाहिए। उसके जन्म नक्षत्र से तीसरा और तीसरे के तीनों, 5वां और 7वां नक्षत्र नहीं होने चाहिए। ये आपकी चंद्र शुद्धि और तारा शुद्धि होती है। तो आप किसी भी तरीके का मुहूर्त निकालते हैं तो चंद्र और तारा शुद्धि जरूर करनी चाहिए। चंद्रमा से 10वां घर स्ट्रांग होना चाहिए। कर्म का क्षेत्र होता है गवर्नमेंट के केस में भी, फेम का वो क्षेत्र होता है, सफलताओं का क्षेत्र होता है। तो चंद्रमा से 10वां घर भी स्ट्रांग होना चाहिए, ये भी हमें देखना है। चंद्रमा से, मून से केंद्र और त्रिकोण में आपके शुभ ग्रह हों तो वो अच्छा माना जाता है। 3, 6, 11 में अशुभ ग्रह हैं तो भी अच्छा माना जाएगा चंद्रमा से। 8th हाउस, चंद्रमा से 8th हाउस आपका खाली होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए। और दूसरे और 12वें घर में आपके अशुभ या मैलिफिक प्लैनेट नहीं होने चाहिए। तो स्ट्रेंथ ऑफ मून के मैंने ये कॉम्बिनेशंस बताए। तो अपने साइन में हो और यदि उसे जुपिटर देख रहा हो, चंद्रमा को 6, 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। आपको चंद्र और तारा शुद्धि करनी है, तो वो आप लोग जानते होंगे चंद्र शुद्धि हम करते हैं नेटल मून से 4, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। तारा शुद्धि का मतलब उस दिन जो नक्षत्र है वो उसका तीसरा, 5वां या 7वां नक्षत्र नहीं होना चाहिए नेटिव का। 10th हाउस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बेनिफिक होने चाहिए केंद्र और त्रिकोण में। मेलिफिक अशुभ ग्रह 3, 6, 11 में होना चाहिए, वो किसी भी कुंडली में अच्छे माने जाते हैं। 8th हाउस वैकेंट होना चाहिए और दूसरे और 12वें भाव पर मेलिफिक प्लैनेट्स का असर नहीं होना चाहिए। मुहूर्त का जो चौथा कंपोनेंट अब उसकी हम बात करेंगे। मैं थोड़ा इसको रिपीट कम कर रहा हूँ और थोड़ा फास्ट भी है ये, आप स्लो करके देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, रोल ऑफ नक्षत्र। कौन कौन से नक्षत्र हम इसके लिए चूज कर सकते हैं। शॉर्ट या जिन्हें लघु नक्षत्र बोलते हैं, हस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजीत, ये चारों नक्षत्र अच्छे होते हैं ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए। जो मित्र नक्षत्र हैं फ्रेंडली, मृगशिरा, चित्रा, रेवती और अनुराधा,
ये भी अच्छे होते हैं। फ्रेंडली नक्षत्र, फिक्स नक्षत्र भी ओट टेकिंग सेरेमनी के लिए अच्छे होते हैं। उत्तराषाढ़ा हो गया आपका, उत्तर भाद्रपदा हो गया, उत्तर फाल्गुनी हो गया और रोहिणी, ये फिक्स नक्षत्र है। जो एज पर मिस्टर के जोशी, जो कि भारतीय विद्यावन में पढ़ाते हैं और मुहूर्त के अच्छे एक्सपर्ट माने जाते हैं, श्रवणा और ज्येष्ठा नक्षत्र भी ठीक होते हैं। मगर ये ध्यान रखना है, अब आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं उनको बता देता हूँ कि भरणी और कृतिका नक्षत्र को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन में आ जाएगा कि ओट टेकिंग सेरेमनी में किन नक्षत्रों को अवॉइड करना चाहिए, तो भरणी और कृतिका नक्षत्र को अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे ही जो आपके मूल के जो 3 नक्षत्र हैं, औश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इनका जो लास्ट पार्ट है, चौथा चरण भी अवॉइड करना चाहिए। अब इसमें जो लास्ट कंपोनेंट हमारा आता है वो आता है तिथि। तो तिथि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रिक्ता तिथि 4, 9 और 14 को अवॉइड करना चाहिए। संडे, मंडे, थर्सडे और फ्राइडे प्रिफरेबल डेज हैं, मतलब रविवार, सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इसके बाद हम इसमें और भी फर्दर डिटेल से देखना चाहते हैं तो जो विंशोत्तरी दशा भी हम निकालेंगे उसकी, और उस विंशोत्तरी दशा को 5 साल में डिवाइड कर लेंगे। उससे आप उस गवर्नमेंट के अप एंड डाउन्स देख सकते हो, कब अच्छी तरीके से चलेगी, कब पॉपुलर होगी। जो 120 साल की दशा है उसमें आप विंशोत्तरी दशा निकालोगे और उसके हर एक पीरियड को 5 साल में कंडेंस कर दोगे, छोटा कर दोगे, और इस बेसिस पर भी हम इसे देख पाएंगे। ओट टेकिंग सेरेमनी के लिए जो आपका शुक्ल पक्ष या ब्राइट हाफ होता है उसके सभी डेज शुभ होते हैं, केवल 9वीं ठीक नहीं होती। 9वीं को आपको अवॉइड करना है। वैसे 4, 9, 14 तिथि बताई थी, मगर ये भी एक कॉम्बिनेशन है कि आपके ब्राइट आपकी शुक्ल पक्ष की 9वीं को जरूर अवॉइड कर दीजिए। बाकी सभी दिन आप रिकमेंड कर सकते हो ओट टेकिंग सेरेमनी। तो इस तरीके के मैं कॉम्बिनेशंस आपको बताएं, जो कि कोई भी गवर्नमेंट यदि ओट टेकिंग सेरेमनी के लिए जाती है, आपके पास कोई भी नेटिव आता है और वो आप बड़े एस्ट्रोलॉजर हों, आपके पास आएगा कोई भी, गवर्नमेंट को कब ओथ लेनी चाहिए, तो आप इन सब 5 कंपोनेंट्स का ध्यान रखेंगे और उसके बेस पे आप प्रेडिक्शन देंगे। आई होप आपको ओट टेकिंग सेरेमनी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। जिन भी लोगों ने वीडियो एंड तक देखा है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ चाहिए मंत्र बेस्ड, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको मंत्र बेस्ड रेमेडीज़ दूंगा। आप को यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, इसके बारे में लोगों को बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।